Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter name is microeconomics and central problems of an economy. चलो फिर शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप ये चैप्टर पूरा डिस्कस कर लोगे. इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद में आप बच्चों को क्या चीज आ जाएगी. वाई यू आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर. ये चैप्टर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो देखते हैं. देखो जब आप पूरा चैप्टर डिस्कस कर लोगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. जो भी हमारी चीजें इकोनॉमिक्स के साथ बेसिक्स जुड़े हुए हैं वो सारे आपको समझ आएंगे. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी. जैसे हमारे इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमने डिस्कस करना है तो वो सारी आपको समझ आ जाएंगी. Students will be able to get better insight into the various types of curves that make up an economy. अभी देखो बेटा इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स में आपको कर्व्स बनानी आनी चाहिए. तो ये चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम इससे कर्व्स बनाएंगे. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उसके कैसे रोटेशन शिफ्ट सब कुछ आएगा. तो वो आप लोगों को समझ भी आएगी कैसे हमने बनानी है. तो ठीक है, अब शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे को इसमें डिस्कस करना है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है. व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स पढ़ने की हमारे को क्या जरूरत है. बेसिकली जो हम अपनी बेटा एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ. इकोनॉमिक्स जो होता है हमारी जो हम रूटीन में काम करते हैं दैट इज इकोनॉमिक्स. जो हमारे रूटीन में चेंजेस वी आर सेइंग व्हाट थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड अस दैट कम्स इन द परव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स. जो भी हमारे घरों में मतलब हमारे आसपास सोसाइटी में हमारे को चेंजेस नजर आ रही हैं उनको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं. वो इकोनॉमिक्स में आती है. अब जो बेसिकली अब हम टेक्निकली इसको पढ़ के देख लेते हैं. इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट स्टडीज द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज as directed towards the maximization of satisfaction or maximization of profit at individual level and maximization of social welfare at the economy as a whole. ये देखो इकोनॉमिक्स में क्या बोला उन्होंने कि जो हमारी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. आप लोगों ने 10th में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी हुई है. क्या होती है जो हमारी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कैसे उन सारों को हम फोकस करते हैं कि वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम ऐसे करते हैं कि ताकि उनसे हमारी ज्यादा से ज्यादा हमारी सेटिस्फैक्शन हो अचीव कर सके या हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव कर सके. ठीक है, यही तो होते हैं ना, या हम उससे सेटिस्फैक्शन या हमारी प्रॉफिट्स. और ये जो है क्या है, ये इंडिविजुअल भी सोचेगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी है और ये पूरी हमारी जो है सोसाइटी के पूरी इकोनॉमी के बिहाफ पे भी आएगा कि दोनों चीजों में हमारी जो जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट भी होने चाहिए. अब ये है कि सिर्फ यही चीजें नहीं आएंगी आपके इंडिविजुअल और इकोनॉमी के होल लेवल पे. इसके अलावा हमारा सोशल वेलफेयर भी आएगा. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट से जनरेट करें पर इकोनॉमी का वेलफेयर ना करें, सोशल वेलफेयर ना करें. हम इकोनॉमी में ऑल द पीपल शुड बी सीन विद द सेम आई. ठीक है, जितने भी हमारे लोग हैं सिविलियंस विच आर इन द सोसाइटी रिजाइडिंग इन द पीपल विच आर रिजाइडिंग इन द इकोनॉमी, वो सारे के सारे लोगों को प्रॉपर सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए उनकी, और उनकी जो सेटिस्फैक्शन भी पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए और उनमें जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट भी जनरेट होना चाहिए. राइट तो ये हमारा जो इसके बीच में ये हमारा इकोनॉमिक इंडिविजुअल लेवल पे और इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे आएगा. ये आप आगे डिस्कस करोगे इस चैप्टर में. इंडिविजुअल लेवल पे हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है और जो इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे आप 10th में पढ़ चुके हो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में एनी एक्टिविटी इन विच मनी इज इन्वॉल्व. जिस किसी भी एक्टिविटी के बीच में जिसके बीच में हमारी मनी इन्वॉल्व होती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, वो जो आपकी एक्टिविटी बेसिकली कुछ भी हो सकती है, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट की या एक्सचेंज की. ये जो सारी हमारी चीजें बेसिकली ये क्या है, इन सब के बीच में हमारा कहीं ना कहीं पे हमारी मनी इन्वॉल्व है. तो जिसमें आपके मॉनेटरी इश्यूज आ जाते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. ये बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो आप देखो एक हमारी
ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंट तो है नहीं है, ऐसे तो है नहीं है कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपको जो मिले हैं वो आपके कभी खत्म नहीं होंगे। नो, जितने आपके रिसोर्सेज हैं वो कभी ना कभी अगर हम उनको लेविशली यूज करते रहेंगे, ऐसे ही हम उसको यूज करेंगे और उनको आप ऐसे उनको डिस्ट्रॉय करोगे तो वो एक दिन आएगा जब आपके वो रिसोर्सेज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। इसलिए जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, ऑल द रिसोर्सेज, उन चीजों को हमने इस तरीके से यूज करना है कि उनमें हमारी ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फैक्शन हो सबसे ज्यादा, और हमारी जो वांट्स है वो भी हमारी सारी की सारी पूरी हो सके। इसके बीच में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारी जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोडक्शन आ जाती है, कंजम्पशन आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है या एक्सचेंज आ जाती है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कि व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज वांट। नीड एंड वांट है क्या? बेसिकली बेटे यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, बच्चे यही गलत फहमी में रहते हैं कि नीड एंड वांट एक ही चीज है। नो, दिस इज नॉट द केस। नीड एंड वांट एक ही चीज नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें। एक मतलब एक होता है कि जो हम वांट है वो हमारे को जरूरी चाहिए ही चाहिए, और नीड है ठीक है जो हमें अगर मिल जाती है तो भी ठीक है, हमारे को हमारी जरूरत है, बट वी कैन सर्वाइव विदाउट इट। ठीक है, नीड एंड वांट में डिफरेंस है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल कोट की गई है पेट्रोल की। आपको पहले मैंने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो आपकी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज है। अब जब कंजम्पशन है, कंजम्पशन कोई भी चीज को आप कंज्यूम करोगे, आप ऐसे तो नहीं कंज्यूम करते रहोगे। उसको कंज्यूम करने से पहले आप उसका प्राइस भी देखोगे ना, चीज महंगी है सस्ती है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है, आपके बजट में आ रही है या नहीं है। राइट, ऐसे ही जो आपका पेट्रोल है, राइट, पेट्रोल जो है हमारा एक वो नेचुरल रिसोर्स है, और वो आजकल की डेट में बहुत ज्यादा महंगा है, महंगा हो रहा है, प्राइसेस अप जा रहे हैं। तो ये जो प्राइसेस उसके पेट्रोल के अप जा रहे हैं, उससे किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? आप देखो, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारी जो आपके व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं या आपके थ्री व्हीलर्स हैं या आपके फोर व्हीलर्स हैं, ये जो आपके व्हीलर्स व्हीकल्स हैं, इनके क्रॉस द कंट्री इनकी सेल के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, अगर आपका पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो आपके स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स की जो सेल के ऊपर फर्क पड़ता है। वो कैसे फर्क पड़ता है? क्योंकि जो आपका व्हीकल है, टू व्हीलर व्हीकल है, उसने या थ्री फोर व्हीकल्स हैं, व्हीलर व्हीकल हैं, वो सारे व्हीकल्स या पेट्रोल के ऊपर चलना है या डीजल के ऊपर चलना है। तो ये इन चीजों के अगर प्राइसेस आपके बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी व्हीकल्स की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है आपकी, उनकी रनिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। उस हिसाब से जो आपके जिन लोगों ने वो व्हीकल चलानी है, उन वो व्हीकल्स की जिनको जरूरत है, उन लोगों ने उस हिसाब से उसकी से परचेज करनी है। तो उन्होंने देखना है कि क्या हमारे को वो व्हीकल लेना है, वो व्हीकल के साथ वो हम जब इतना पेट्रोल डलवाएंगे, इतने का पेट्रोल हो रहा है, क्या हमारी पॉकेट फ्रेंडली हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो ये आता है केस आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्कार्सिटी। मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया स्कार्सिटी की बात, कि स्कार्सिटी क्या है? जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपकी, या जो जितने आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज है, वो आपके लिमिटेड है, और जो आपकी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देखो, इसके बीच में, इस डायग्राम में देखिए आपके जो हमने ये लेफ्ट साइड पे है डायग्राम के, ये को लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम है। ये लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपके लिमिटेड है, ये तो नहीं कि लैंड आपके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, या लेबर बहुत ज्यादा है, कैपिटल बहुत ज्यादा है, या एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा है। वो हमारे पास उतनी ही है, बट जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं ये वर्चुअली अनलिमिटेड है। कि इसमें जैसे कितनी सारी आपकी लिखी हुई है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, security, comfort, medicine, jewelry, affection, transportation, good health, children, variety in diet, knowledge, convenience, recognition, travel, wisdom, recreation, control, respect, entertainment, love, and so on. तो ये जो आपकी ह्यूमन वांट्स है वो बहुत ज्यादा है, हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, पर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो ये दिस इज अ बेसिक आइडिया, जो आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने स्कार्सिटी का।
ठीक है। अब बारी आती है हमारी स्कार्सिटी है क्या। Scarcity is basically it is a situation when demand of goods exceeds its supply even at a zero price. Scarcity तब होती है किसी चीज की जब आपकी जो है उस चीज की डिमांड आपकी ज्यादा हो रही है और सप्लाई उसकी कम हो रही है, राइट। डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तब स्कार्सिटी होती है। मान लो अगर आपको वो चीज जीरो प्राइस पे भी मिल रही है तब भी उसकी सप्लाई जो है आपकी इतनी नहीं है, मींस आपके पास सप्लाई इतनी नहीं है चीज की और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हमारी स्कार्सिटी आती है। जैसे अब आप देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखो मेडिसिन जो है वो पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, पर इवन दो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, मीन्स हमारे पास बहुत ज्यादा है हमारे पास मेडिसिन, बट इवन दो मेडिसिन जो है उनकी जो डिमांड है वो फिर भी सप्लाई से ज्यादा है। डिमांड हमारी ज्यादा, हम सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिमिटेड है, ठीक है। इसका एक और रीजन भी हो सकता है, वो क्या है कि जो बायर्स का नंबर है और जो सेलर्स जो आपके उस चीज को बना रहे हैं उनका जो सेलर्स का नंबर है वो कम है और जो आपके बायर्स का नंबर ज्यादा है। मींस जितनी प्रोडक्शन हमारी हो रही है उससे ज्यादा हमारी डिमांड हो रही है, कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, उस केस में क्या है आपकी जो है स्कार्सिटी का केस आता है जब आपकी डिमांड जो है गुड्स की ज्यादा हो जाती है और सप्लाई गुड्स की कम होती है, ठीक है बच्चे। नाउ अब देखो हमने इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली इकोनॉमिक्स की टाइप्स क्या है। इकोनॉमिक्स आपकी दो तरह की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप अभी +1 क्लास में हो, +1 क्लास में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी एंड +2 इकोनॉमिक्स में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, ठीक है। सो आपकी ये जो हमने दो इकोनॉमिक्स हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करनी है आपको 2 क्लासेस में है। नाउ कम्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक वो इकोनॉमिक्स है ब्रांच की, एक इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो आपकी जो है एक इकोनॉमी में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं, कुछ भी दिक्कत है, वो आपकी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वो डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल लेवल हेयर मींस इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बीच में कोई भी हो सकता है, या आप वो आपकी यूनिट जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर कुछ भी हो सकता है। इसके बीच में आपके जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एक कंट्री एज अ होल नहीं देखते हैं, हमने यहाँ पे एक इंडस्ट्री या एक फर्म की बात करते हैं, ठीक है। उसके जो रिलेटेड जो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जितनी आपके इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वो सारे सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं। जो मेन इशू माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है इसमें, क्योंकि हम इंडिविजुअल इंडस्ट्री या इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं, तो उस केस में जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी की सारी उस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड होंगी। तो वो बेसिकली ज्यादा किसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम, उसकी जो रिसोर्सेज है कैसे एलोकेट किया जाए उस इंडस्ट्री को, ठीक है। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल इशू ये होता है। नाउ कम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे हमने अभी बात की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक माइक्रो मीन्स छोटा, छोटे लेवल की बात करते हैं, उसके बीच में हम है एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री या इंडिविजुअल फर्म की बात करें। पर जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक हमारी जो है वो बड़ी, मैक्रो मीन्स बिग, बड़े लेवल पे बात करते हैं। यहाँ पे हम सारी की सारी जो बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री की एक फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम एग्रीगेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीगेट ऑफ फर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज कुछ भी होंगे वो इकोनॉमी एज अ होल की हम डिस्कस करेंगे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो बात की इंडिविजुअल लेवल पे, तो हमने वहां पे जो मेन हमारा कंसंट्रेशन जो होती है उस केस में हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की होती है। बट जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी जो प्रिंसिपल इशू है या मेन कंसर्न हमारा जो होता है वो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होता है, क्योंकि हमने पूरी इकोनॉमी को साथ में लेके चलना है, ठीक है। ये तो बेसिक आपको आइडियाज मैंने बताया है कि इकोनॉमिक्स आपकी हमारी दो तरह की और कौन सी है। अब आगे हम बात करेंगे हमारी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने पढ़ तो लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है,
बट माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ डिफरेंस भी तो है ना, तो वो डिफरेंस अब हम डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से कर लेना क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें जो आपकी मैंने एक टेबल बना के रखा है, तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसमें आपको बेसिस, आपको मैंने पहले बेसिस किस बेसिस के ऊपर इनको डिस्टिंग्विश किया गया है वो है। तो पहला आपका पॉइंट आता है यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल कंज्यूमर जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो ये जो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की जो बात होती है वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, ठीक है। माइक्रो छोटा है तो इंडिविजुअल जो है आपकी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात होगी। देन कम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, वो आपकी बड़ी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी एक वाइडर टर्म है, उसमें अभी हमने इकोनॉमी एज अ होल लेना है, पूरी एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी को हम कंसिडर करेंगे, वो उसमें इन्वेस्टिगेशन में पूरी की पूरी इकोनॉमी आएगी, एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी आएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट कम्स ऑब्जेक्टिव्स। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हमने इंडिविजुअल लेवल पे बात करनी है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करनी है, तो बेसिकली हम किसके साथ किसके ऊपर हम डील करते हैं, यहाँ पे ज्यादा कंसेंट्रेट माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसके ऊपर करते हैं, दैट इज योर प्राइस थ्योरी। उस इंडस्ट्री की, उस फर्म की कैसी हमारी प्राइस थ्योरी होगी, हमने कैसे उसको मेंटेन करना है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, तो उसमें अब आपकी एग्रीगेट ऑफ यूनिट्स आएंगी, तो उस केस में हमारी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा इनकम या हमारी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, कि हमारी आउटपुट क्या आएगी या हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसी हो, तो वो कैसे कैसे किस किस यूनिट में किस तरह से हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, कैसे हमने हमारी आउटपुट होनी चाहिए, ताकि हमारी पूरी इकोनॉमी बहुत अच्छे बैलेंस में रहे, राइट। देन कम्स, अब ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये हमारी इकोनॉमिक्स हमेशा एजम्पशंस के ऊपर चलती है। तो अब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या एज्यूम करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम क्या एज्यूम करते हैं, वो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आपकी एग्रीगेट आउटपुट है वो आपको दी हुई है, एज्यूम करते हैं कि पहले की दे रखी है, जबकि हमने बात करनी है हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इंडिविजुअल लेवल की। तो इसका मतलब जो आपके मैक्रो वेरिएबल्स हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं होंगे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से बात करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से बात करेंगे तब हम एज्यूम करेंगे जितने भी हमारे माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो हमारे कांस्टेंट है और वो हमारे कुछ उसमें चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। देन कम्स हमारा फोर्थ पॉइंट कौन सा आता है, वो हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली हमारे दो है, डिमांड एंड सप्लाई। ये जैसे जैसे आप ये आगे चैप्टर्स रीड करोगे समझोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम इसमें डिमांड एंड सप्लाई को लेके माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सब कुछ कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे हम प्राइस थ्योरी बनाते हैं। ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज योर डिमांड एंड सप्लाई, मेन इंस्ट्रूमेंट है। देन कम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सेविंग्स एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट्स। इसके चार मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके चार और उसके दो क्यों हैं, क्योंकि जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हम इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल में हमारी जो है डिमांड, एग्रीगेट डिमांड भी आएगी, एग्रीगेट सेविंग्स भी आएंगी, एग्रीगेट सप्लाई भी आएगी और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। सो these are the four instruments of the macroeconomics, ठीक है बेटा। तो ये हमारा डिफरेंस है, मेनली मैंने आपको ये डिफरेंस करवाया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको ध्यान से कर लेना क्योंकि ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब बेटा हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कशन के बाद में कि वो क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है आप में, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके ऊपर आपको समटाइम्स पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है या इनमें क्या डिफरेंस है।
सो शॉर्ट नोट कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये जो मैं अभी आपको करवाऊंगी इसमें पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, अगर आपको डिफरेंस आता है तो आप उसको डिफरेंस की फॉर्म में कोट कर सकते हो आंसर में, और अगर आपको नॉर्मल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ये जैसे है मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बनाया है। बेसिस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। पहला बेसिस है हमारा मीनिंग। मीनिंग क्या है कि पता होना चाहिए हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या, ये किस बला का नाम है। तो सबसे पहले देखो जी, मीनिंग में क्या आता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जैसे उसके नाम से पता चलता है, पॉजिटिविटी शो करती है। वो बेसिकली बताता है कि क्या है, डिस्क्राइब्स व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट वुड बी अंडर अ गिवन सर्कमस्टांसेस। मींस आज क्या है, कल क्या था और कल क्या होगा अगर कैसी सिचुएशन होगी। जैसी हमारे को सिचुएशन दी होगी उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एग्जैक्टली बताता है कि ऐसा था, ऐसा है और ऐसा होगा। राइट। पर जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो ये चीज नहीं बताती है। वो बेसिकली आपको एक वो ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है। वो बताती है आपको कि क्या होना चाहिए। इसमें आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, जैसे हमारी प्रॉब्लम है पावर्टी के ऊपर। अब ये प्रॉब्लम है पावर्टी के ऊपर या अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है, तो हम कैसे उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं डिटेल, मतलब उसकी कैसे हमने पूरी उसको पूरी स्टडी कर रहे हैं, क्या चीजें उसमें देख रहे हैं कि पावर्टी का कंटेंट हमारे पास क्या है, कितनी पावर्टी इकोनॉमी में कितनी है, क्या क्या रीजंस है, और कि उसका क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट क्या इकोनॉमी के ऊपर है। वो सारी चीजें हमारी आएंगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। राइट। अब ठीक है, क्योंकि ये हम उन चीजों के ऊपर डायरेक्ट बेस कर रहे हैं। अब क्या ये जो हमने पूरा कर लिया, जो पावर्टी का क्या होना चाहिए। राइट। ये मींस जो पावर्टी कितनी, जो इकोनॉमी में जो हम सजेशंस देते हैं कि कैसे हमारी इकोनॉमी में पावर्टी रिड्यूस होगी ये स्टेप्स लेने से, या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो जो हमारे मतलब ओपिनियन है, हमारे सजेशंस हैं कि ऐसा होना चाहिए, उस केस को हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ आया आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव में क्या है एक्चुअल बेस के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है, और जो नॉर्मेटिव है वो क्या होना चाहिए, जो सजेशंस या ओपिनियंस के ऊपर बेस करती है। राइट। तो नेक्स्ट कम्स, वैसे मैंने आपको पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर दिया कि उसके क्या बेस, किसके ऊपर बेस्ड है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी की। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो आपके मतलब जितने हमारे लोग हैं, पीपल है, उन सबके इंडिविजुअल ओपिनियंस होंगे, उनकी अपनी सजेशंस होंगी, तो वो उनके ऊपर बेस्ड करती है। राइट। देन कम्स वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है, जो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, यू कैन ऑलवेज वेरीफाई इट। क्यों वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी जो है क्या था, क्या है और क्या होगा, इसके ऊपर बेस्ड है। इसके पास उसके पूरे फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं वेरीफाई कर सकते, क्योंकि वो ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड है, वो सजेशंस के ऊपर बेस्ड है, एंड द ओपिनियंस एंड सजेशंस मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये तो नहीं है जो ए का नजरिया होगा एक चीज को देखने का, वो बी का भी वही होगा, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। राइट। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसमें। मान लो 2 पर्सन है ए एंड बी। ए कहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन प्रेजेंट जो है वो 60 करोड़ है, एग्जाम्पल है ये। और बी आपको कह रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ है। राइट। इस केस में आप ये दोनों स्टेटमेंट्स को क्या जज करोगे, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। इस केस में बेटा ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, नेगेटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स नहीं है, ये दोनों ही पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम पूरा इसकी जब स्टडी कर लेंगे, सब कुछ हम इसमें डिटेलिंग कर लेंगे, उसके बाद में हम इसको कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट को
जज कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स। वी कैन से जो ए ने कहा है वो फॉल्स है और जो बी ने कहा है 140 करोड़ दैट इज ट्रू। सो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो आपकी वेरिफिकेशन के ऊपर, वो एक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो आपकी जो वेरीफाई नहीं कर सकते हो वो आपके ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड है या सजेशंस के ऊपर बेस्ड है, राइट। नेक्स्ट कम्स वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट में क्या है कि जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो कोई वैल्यू जजमेंट आपको देती नहीं है, वो सिर्फ आपको निकाल देती है, वो चीज आपको बता देती है कि ऐसा हुआ था, मतलब पहले ऐसा था, ऐसा है और ऐसा होगा। कोई उसने जजमेंट नहीं शो की है, कुछ उसने यील्ड वहां से कुछ नहीं मिली है। पर जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली आपके इंडिविजुअल ओपिनियंस एंड सजेशंस के ऊपर बेस्ड है, तो वो कोई ना कोई आपको एक कंक्लूजन, एक आपको वैल्यू जजमेंट दे देती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का बेसिक मैंने आपको सारा बेस आपका क्लियर किया है। नाउ आज अभी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। इकोनॉमी क्या किसको कहते हैं, हम इकोनॉमी की बात तो करते हैं पर इकोनॉमी होती क्या है वो डिस्कस करते हैं और उसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। सो इकोनॉमी इज बेसिकली, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस जगह पे, उस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं, चाहे किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, किस लेवल पे है। तो वो जो एरिया से हमारे को पता चलता है उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवील्स द nature and level of economic activities in that area. It shows how people of the concerned area earn their living. Basically economic activities इसी के लिए होती हैं, to earn money। मनी अर्न करने के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं ना, तो वो जो सारी एक्टिविटीज है वो बेसिकली एक हमारे को पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के लोगों के रहन सहन से, वहाँ के लोगों की कैसी वो एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उससे हमारे को पता चलता है। उस एरिया को हम बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो अब जो इकोनॉमी है वो किस टाइप की है, बेसिकली इकोनॉमी इज ऑफ थ्री टाइप्स: मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन तरह की इकोनॉमीज हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली बात ये आती है हमारी मार्केट इकोनॉमी की, कि मार्केट इकोनॉमी क्या है। मार्केट इकोनॉमी बेसिकली एक वो इकोनॉमिक एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम में हमारी जो है वो बेसिकली हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करें, वो प्रोडक्शन गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कौन सी दो फोर्सेस से आपकी डिटरमिन होती है, वो हमारी डिटरमिन होती है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी वो है जिसके बीच में हमारी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के अकॉर्डिंगली हमारे को पता चलता है कि हमने कितनी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये आप डिटेल में जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे +1 में, आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में समझ आएगा। ठीक है, अब ये जो मार्केट इकोनॉमीज है, दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। एक इकोनॉमी में एक कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी होती है? गवर्नमेंट। मीन्स जो मार्केट इकोनॉमीज है उसके बीच में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, कुछ वो कंट्रोल नहीं करती। मीन्स ये प्राइवेट सेक्टर ही उनका अपना ही कंट्रोल चलता है। तो उसमें जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से आपकी गुड्स की प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज भी हम डिटरमाइन करते हैं। तो जब देखो इस सेक्टर में, मार्केट इकोनॉमी में, कोई आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा कौन सा सेक्टर होगा? प्राइवेट सेक्टर होगा। तो जब प्राइवेट सेक्टर होगा तो इसमें मेन मोटिव क्या आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट कौन सा और क्या होता है? दैट इज प्रॉफिट्स। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट में क्या आता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। सो इनके ऊपर मीन्स इन मतलब अगर आपको दूसरे सेंस में समझाऊं तो प्रॉफिट्स के ऊपर मेन कंसिडरेशन किस में होती है? मार्केट इकोनॉमी में। और गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा चलता है। इसकी एग्जांपल्स कौन सी मार्केट इकोनॉमी की? यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, जापान, ये आपकी एग्जांपल्स हैं मार्केट इकोनॉमीज की।
ठीक है। नेक्स्ट कम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि कमांड इकोनॉमी कौन सी होती है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं कि हमने तो कोई भी पढ़ा ही नहीं। बट कमांड इकोनॉमी जो है वो अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का ही एक और नाम है, अनदर नेम है जिसको हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। ठीक है। तो अब ये देखो, पहले हमने पढ़ी है मार्केट इकोनॉमी, अब हम पढ़ रहे हैं कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा चलता है जिसके बीच में एक सेंट्रल अथॉरिटी है। सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी हो जाएगी? जैसे हमारी गवर्नमेंट है, कोई कंट्रोलिंग पावर है हमारे ऊपर, जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो है कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है गुड्स, कहाँ कहाँ पे, कैसे कितनी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस होनी है, वो सारी के सारी डिसीजन, मेजर डिसीजन कौन लेता है? वो एक आपकी सेंट्रल अथॉरिटी जैसे आपकी गवर्नमेंट है वो आपकी लेती है। तो मीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल है। जब गवर्नमेंट का रोल होगा तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट को इतनी ज्यादा कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि ये गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट का रोल जहां पे आता है वहां पे सबसे ज्यादा आपका जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो दी जाती है हमारी सोशल वेलफेयर को। ठीक है, कि सबको मिले। ऑल पीपल इन द इकोनॉमी शुड बी सीन विद द सेम आई। सब लोगों को एक ही नजर से देखना और सारी फैसिलिटीज सबको मिलनी चाहिए एट पार, गरीब अमीर सब बराबर। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का बेसिक फंडा होता है। अब ये देखो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी कंट्रीज में है? चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, रशिया, वियतनाम। ये सारी आपके एग्जांपल्स हैं अगर आपसे कोई पूछ ले सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की या आपकी कमांड इकोनॉमी की। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने मार्केट इकोनॉमी पढ़ ली है, हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ ली। अब तीसरी आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है बेसिकली वो इकोनॉमी होती है जिसमें दोनों इकोनॉमीज, आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और आपकी जो मार्केट इकोनॉमी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों साथ के साथ चलती हैं, उसको हम मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। अब ये देखो, आपने मार्केट इकोनॉमी में अब हमने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर होता है क्योंकि वहां पे आपके प्रॉफिट मोटिव है, और जो आपका सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी वहां पे आपका गवर्नमेंट सेक्टर चलता है या पब्लिक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो जो आपकी मार्केट इकोनॉमी, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी आपकी वो है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। मींस यहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर भी चलेगा एंड प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स रन बाय साइड। अब ये देखो, जब ये दोनों सेक्टर्स साथ के साथ चल रहे हैं तो इसमें क्या है, आपके जो आपकी प्रॉफिट मोटिव है और आपका सोशल वेलफेयर है, दोनों की दोनों को हमने इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर प्रॉफिट अर्न करने तो साथ के साथ इकोनॉमी में जितने लोग हैं उनका सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। अब आगे बात आती है एग्जाम्पल की। मिक्स्ड इकोनॉमी की सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारी इंडिया है। इंडिया के बीच में हम मिक्स इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी चलती है, दोनों की दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर रन हैंड इन हैंड। ठीक है बच्चे, अभी तक हमने इकोनॉमी क्या होती है और उसकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हमने डिस्कस कर लिए डिटेल में। अब बारी आती है कि जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, दोनों डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? समटाइम्स पेपर में आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके ऊपर चलो कर देखते हैं। ये जो है देखो, इसका मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? पहला पॉइंट, मार्केट इकोनॉमी में देखो, इट इज अ फ्री इकोनॉमी वेयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसके बीच में आपका गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, वो फ्री है, फ्री इकोनॉमी है। तो फ्री इकोनॉमी में मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस है, कितनी आउटपुट होनी चाहिए, क्या है, जितने भी हमारे क्वेश्चन रिलेटेड है वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जो आपकी मार्केट की सिचुएशन उस टाइप कैसी होगी, क्या कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उस हिसाब से होगी, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और ऑन द अदर हैंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है? वो एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके बीच में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है,
जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसमें जो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि किस चीज की कितनी डिमांड होनी चाहिए, मतलब किस प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई को कैसे रेगुलेट करना है, कितनी आउटपुट होनी चाहिए तो उस अकॉर्डिंग कितनी आपकी डिमांड होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, सो डैट सारे इकोनॉमी में सारे सरवाइव कर सके, सब किसी को भी ऐसे ऑड वन आउट ना लगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज there is no limit to private ownership of property in case of market economy। मार्केट इकोनॉमी है जिसके बीच में आपकी फ्री है, फ्री इकोनॉमी है जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हो, कैसे भी शुरू कर सकते हो। उस केस में प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर कोई रोल नहीं कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा वर्क करता है वहां पे मार्केट इकोनॉमी में। और जो आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो उसका दूसरी साइड, उस केस में प्राइवेट ओनरशिप होती नहीं है प्रॉपर्टी की। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर देखना है। मार्केट इकोनॉमी में मेन मोटिव इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट करने का ही मेन मोटिव होता है। बट इन केस ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी उसमें सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन का मेन मोटिव नहीं है, उसमें मेन मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर का है कि ऑल पीपल सर्वाइविंग इन एन इकोनॉमी शुड बी सीन विद द सेम आई। जितने भी लोग उस इकोनॉमी में रहते हैं सारे के सारे को एक नजर से ही देखा जाना चाहिए और सबको फैसिलिटीज प्रॉपर मिलनी चाहिए। सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में अच्छा होना चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। ठीक है। इन केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो मार्केट इकोनॉमी में उसमें डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रोथ इकोनॉमी ग्रोथ कैसी होगी। तो मार्केट फोर्सेस जैसी होंगी उस हिसाब से इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ये मार्केट इकोनॉमी का केस है क्योंकि यहाँ पे कोई आपके ऊपर कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है। बट इन केस ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी है प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रोग्राम्स। प्रॉपर प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग कहती है, उस प्लानिंग के हिसाब से काम किया जाता है, प्रोडक्शन आउटपुट उस हिसाब से होती है सो डैट आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है अच्छी हो। इस केस में नॉर्मली प्लान प्रोग्राम जैसे इंडिया में आपके 5 ईयर प्लान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कम्स there is no direct participation of the government in the production process in case of market economy। जो मार्केट इकोनॉमी में है गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में देखिए गवर्नमेंट के ऐसे नहीं, गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल नहीं प्ले करती। गवर्नमेंट रोल प्ले करती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मार्केट इकोनॉमीज में जिनमें ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं उन केस में भी गवर्नमेंट रोल प्ले करती है सो दैट आपकी इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। बट इन प्रोडक्शन प्रोसेस उस चीज में कोई गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। And on the other hand, in case of the centrally planned economy, the government plays an active role in the production process क्योंकि गवर्नमेंट ने ही सब कुछ डिसाइड करना होता है। ठीक है। तो ये हमारा दोनों मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में डिफरेंस, इसको ध्यान से कर लेना, समटाइम्स पेपर में आ जाता है। अब बेटा हमने इकोनॉमी में ये चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कि एक इकोनॉमी कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बेसिकली है क्या? वो बेसिकली देखो कुछ भी आपने भी हमने पढ़ के हटे हैं स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में, वांट्स के बारे में, इकोनॉमी किस टाइप की होती है उसके बारे में। तो उसमें जो हमने मेन चीज यही पढ़ी है कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, पर जो हमारे हमने जिन चीजों से हमने अपनी वांट्स पूरी करनी है वो रिसोर्सेज हमारे स्कार्स है। तो कैसे हम जो प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बेसिकली वो ये होती है, वो जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं और जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है उनके बीच से जो हमारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है। So basically central problems of an economy are of 3 types mainly: what to produce, how to produce and for whom to produce। 3 तरह की हैं और इनको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने ये जो चार्ट से आपको बताना की कोशिश की है, बेसिकली वो ये कोशिश की है कि 3 प्रॉब्लम्स हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और हाउ टू प्रोड्यूस में
दो हमारे टेक्निक्स आ जाती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं इनको। सो फर्स्ट कम्स व्हाट टू प्रोड्यूस, के हमने क्या पहली प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, एनी इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड यही दिक्कत आती है, पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्यों दिक्कत आती है बेटा, ये बेसिकली तो आती है क्योंकि हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, बहुत सारी हैं, पर हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड ही है। ठीक है, अब जैसे ये राइट साइड पे आपको पिक है, पिक में देखो आपको कितनी चीजें नजर आ रही हैं, आप उतनी लिमिटेड रिसोर्सेज से सारी चीजें बना सकते हो। वी हैव टू डिसाइड, एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड कि कौन से गुड्स हमें बनाने हैं, कौन से गुड्स हमने नहीं बनाने हैं, सो दैट द पीपल लिविंग इन एन इकोनॉमी दे शुड हैव better, more satisfaction, social welfare should be good there, and also profits should be there। ठीक है, जो हम ये लोग हमारे इकोनॉमी में रहते हैं उन सबको साथ सोशली जस्टिस भी हो, सोशल वेलफेयर भी उनको प्रोवाइड किया जाए, प्रॉफिट्स भी बनाए किए जाए, और उनको सारी गुड्स उनको इकोनॉमिकल रेट पे दी भी जाए। ठीक है, तो इसमें सब फर्स्ट आती है इशू, इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। वही मैंने अभी आपके साथ बात की है कि कौन सी गुड्स हमने बनानी है, कौन सी सर्विसेज हमने बनानी है, ताकि हमारे को हमारी इकोनॉमी के लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। नाउ विच कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। अब ये देखो हमारे पास ऐसे पिक में ही आप देख रहे हो कितने तरह के गुड्स है, तो हमने कौन सी गुड्स कितनी बनानी, जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स कौन किस टाइप के, जैसे हमारा शुगर है, क्लोथ है, घी है, व्हीट है, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट की चीजें, ऐसी चीजें ये हमारी कितनी हमने कंज्यूमर गुड्स बनानी है, कौन सी मतलब हमने बनानी है इनमें से। ठीक है, जिससे हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाई है। अभी हम सिर्फ व्हाट टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं। देन कम्स कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स में जिसके बीच में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, हमने कौन सी मशीनरी बनानी है, ट्रैक्टर्स बनाने हैं, कंबाइंस बनाने हैं, कौन सी हमने चीजें ऐसे बनाने जिसके बीच में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी, वो कैपिटल गुड्स बनाने हैं हमने। ठीक है, अब बात आगे आती है, जैसे हम पहले एग्जांपल होगी कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स में, दूसरी आएगी वार टाइम गुड्स और पीस टाइम गुड्स। अब देखो इकोनॉमी है, आप वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे हो, आपकी वार की तो मतलब एक जो है वो रहता ही है ना, कभी भी आपकी वॉर हो सकती है, जैसे इंडो पाक के रिलेशंस हमारे अच्छे नहीं है, या किसी और कंट्री के साथ वॉर कभी भी हो सकती है। सो हर इकोनॉमी ने अपने आप को सेव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए कुछ क्वांटिटी में उन्होंने वॉर टाइम गुड्स भी बनाने होते हैं। अब ये हमने देखने कौन से हमने वॉर टाइम गुड्स बनाने हैं या कौन से पीस टाइम गुड्स। अब पीस टाइम गुड्स कौन से होते हैं, बेसिकली पीस टाइम गुड्स हमारे वो होते हैं जो हमारे ऑल ओवर द टाइम आपको यूजफुल है, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक आपके ब्रेड है, बटर है, या आपकी व्हीट है, घी है, कुछ भी, ये सारे आपके पीस टाइम गुड्स है। तो आपने देखना है कौन से आपने वॉर टाइम गुड्स बनाने हैं, कौन से आपने पीस टाइम गुड्स बनाने हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, कैपिटल गुड्स बनाने हैं। ठीक है, ये तो बात आ गई हमने कौन सी चीज बनानी है। अब नेक्स्ट इशू इसके बीच में जो इस व्हाट टू प्रोड्यूस के ऊपर आता है, वो उसकी बारी आती है हमारी इट्स क्वांटिटी, कि हमने चीजें तो हमने डिसाइड कर ली कि हमने कंज्यूमर गुड्स कौन सी बनानी है और कैपिटल गुड्स कौन सी बनानी है, कौन सी मशीनें बनानी है, कौन से ट्रैक्टर कंबाइन बनाने हैं, या हमने अभी जैसे कंज्यूमर गुड्स की बात की है व्हीट, मेज, बाजरा, या आपका ये हम लोग कहते हैं ब्रेड, बटर, वॉट। तो ये हमने कौन सी चीजें बनानी है, ये हमने जस्ट देख लिया, हमने सोच लिया ये चीजें हमने बनानी है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमने कितनी क्वांटिटी में बनानी है। वो बात क्यों हमने सोचने कितनी क्वांटिटी में बनानी है, वो इसीलिए आती है क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है। हमने ये देखना है कि हमारी कितनी, मतलब हमने कितनी एक कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी कितनी बनानी है, कितनी हमने कंज्यूमर गुड्स की बनानी है। ठीक है, वंस हमने डिसाइड कर लिया हमने कितना कितना बनाना, क्या क्या बनाना है, उसके बाद में सेकंड है कितना कितना बनाना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में ये दो चीजें मेन आती हैं कि हमने कौन सी चीज बनानी है और कितनी क्वांटिटी में चीज बनानी है। ठीक है,
नाउ कम्स सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, वो आती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। जैसे ये आपकी पिक में लगी हुई है, हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली हमारी देखो दो चीजें आती है। एक आ जाती है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स हमने प्रोडक्शन कैसे करनी है, हमने चीजें जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड कर ली है, हमने ये बनानी है और हमने इतनी क्वांटिटी में बनानी है, वो हमने किस तरीके से बनानी है। बेसिकली दो टेक्निक्स है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब वी हैव टू डिसाइड, एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड कि कौन सा उन्होंने टेक्निक यूज करना है, ताकि वो कोई भी टेक्निक यूज करे वो ऐसे यूज करे कि उससे इनके जो स्कार्स रिसोर्सेज है वो कम से कम यूज हो और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लोगों को मिले, मैक्सिमम आउटपुट उसमें से मिले, कॉस्ट भी हमारी कम लगे। तो हम लोगों ने वो देखना है, इकोनॉमी में ये देखना होता है नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम में। तो अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में बेसिकली आ जाता है आपकी ज्यादा लेबर यूज होती है और आपकी कैपिटल कम यूज होती है। अब जब लेबर ज्यादा यूज होगी, आपकी कैपिटल आपकी मशीनें कम यूज होंगी, उस चीज में आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी कॉस्ट वो कॉस्ट अकॉर्डिंगली बनेगी। और जो आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उसमें आपकी लेबर कम यूज होगी और आपकी कैपिटल ज्यादा यूज होगी। ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके ज्यादा, आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी कम टाइम में, और उसमें सब में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। सो ये एक इकोनॉमी ने डिसाइड करना है कि किस टाइप का मेथड उन्होंने यूज करना है, उनकी इकोनॉमी में कौन सा सूट करता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी हाउ टू प्रोड्यूस की। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखो हमने हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है वो देख लिया, कैसे प्रोड्यूस करना है हाउ टू प्रोड्यूस में यूज देख लिया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमने किसके लिए बनाना है। अब ये देखो आपकी राइट साइड पे पिक है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखो जो भी आपने गुड्स बना लिए हैं, प्रोडक्शन आपने कर ली है, तो प्रोडक्शन तो सीधा इनकम के साथ ही आपकी रिलेशन है, प्रोडक्शन और इनकम का सीधा रिलेशन है। तो ये आपने देखना है इस प्रॉब्लम में क्या दिक्कत आती है कि वो दे हैव टू सी कि कौन सा आपको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। दो चीजें हैं, दो आती हैं इसमें, पर्सनल है या फंक्शनल है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली जो आपने इनकम जनरेट की है फैक्टर प्रोडक्शन से, वो आपने जो इनकम है कैसे अपने डिफरेंट इंडिविजुअल्स में या हाउस होल्ड्स में कैसे बांटनी है, वो वहां पे आपकी दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये दोस्तों देखो ये पिक में कोई तो आपका राजा है और कोई आपका गरीब है। सो दे हैव टू सी कि कैसे आपने प्रोड्यूस करनी है चीजें, आपने कैसे जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरी बारी आती है हमारी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बीच में देखो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करना है कि जो हमने फैक्टर्स से हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, 4 फैक्टर्स है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों में जो हमने इनकम जनरेट की है, कैसे हमने उसको डिवाइड करना है, तो ये आपकी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है। तो पहली जो दिक्कत आती है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बीच में आपकी प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी खड़ी हो जाती है, और जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी नहीं खड़ी होती। ठीक है बेटे, अभी तक बेटा हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम उसकी बात करेंगे कि वो जो हमने प्रॉब्लम्स एक इकोनॉमी से फेस कर रही हैं, उन प्रॉब्लम्स की कोई सोल्यूशन भी तो होगी ना, कि कैसे वो प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है, जो हमारी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के कारण हमारी प्रॉब्लम जनरेट हुई है। तो देखते हैं इनकी सोल्यूशन। अब ये देखो जो इसकी सॉल्यूशंस है सेंट्रल प्रॉब्लम्स की इकोनॉमी के लिए। अब देखा जाए, मैंने आपको पहले पढ़ाया इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के टाइप्स कौन से हैं। हमने 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने डिस्कस की थी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या हमने मिक्स्ड इकोनॉमी डिस्कस की है। तो अब जिस टाइप की इकोनॉमी होगी उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व भी तो उसके अकॉर्डिंगली होगी ना, सोल्यूशन भी वैसे ही मिलेगी जैसे हमारी इकोनॉमी होगी। तो ऐसे तो नहीं है हर इकोनॉमी के ऊपर, हर टाइप की इकोनॉमी के ऊपर एक ही तरह के सॉल्यूशंस आपके काम करेंगे, नो।
सो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक सेटअप, these problems are to be solved differently by different economies. ठीक है, अब जो मार्केट इकोनॉमी होगी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, उस इकोनॉमी में क्या होता है, मेन कंसिडरेशन क्या है, उसमें प्राइवेट सेक्टर चलता है, पब्लिक सेक्टर होता नहीं, गवर्नमेंट का रोल कोई होता नहीं, गवर्नमेंट का रोल होता नहीं। जब प्राइवेट सेक्टर चलेगा तो मेन कंसंट्रेशन किसके ऊपर होगी, प्रॉफिट जनरेशन के ऊपर। जितने आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज है, उन सबका मेन मोटिव क्या होगा, टू जनरेट प्रॉफिट्स। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या प्राइस इकोनॉमी में वहां पे जो आपकी डिसीजंस हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सॉल्यूशंस जो है वो किसके ऊपर बेस करेंगे, प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर। क्योंकि जो आपकी मार्केट इकोनॉमी या आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, उन लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को इस टाइप से मेंटेन करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो इसमें रोल कौन प्ले करता है, प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, सॉल्यूशंस किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, प्राइस मैकेनिज्म, उनके प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब सेकेंड टाइप की इकोनॉमी आ जाती है हमारी सेंट्रली प्लान या सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान या सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, वो इकोनॉमी आती है जिसके बीच में हम आपके एक सुप्रीम पावर है, एक सेंट्रल पावर है जो इकोनॉमी को गवर्न कर रही है। जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने सारा अपना रोल प्ले करना है, सारी अपनी चीजों को उन्होंने, सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व करना है कि कौन सी चीज बनानी है, कितनी बनानी है, किसके लिए बनानी है, कैसे बनानी है। तो ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखनी है। तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें पब्लिक सेक्टर ज्यादा होता है। पब्लिक सेक्टर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, मेन कंसिडरेशन किसकी आएगी आपकी, वो आएगी आपकी सोशल वेलफेयर की। तो इस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज में या सोशलिस्ट इकोनॉमीज में क्या होता है, वहां पे जो आपके प्रॉब्लम्स, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोशल वेलफेयर को सबसे पहले देखा जाता है कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, वो चीजें जो बनानी है, कैसे बनानी है, किसके लिए बनानी है, वो क्वेश्चंस को, वो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए, वो ऐसे टैकल करते हैं ताकि जितनी आपके वहां पे लोग रहते हैं इकोनॉमी में, उन सबका सोशल वेलफेयर सबसे ज्यादा हो, उनको सोशल जस्टिस सबसे ज्यादा मिले। ठीक है, अब थर्ड इकोनॉमी आ गई हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है, उस जिसके बीच में मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स भी हैं और आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के फीचर्स भी है। इसका मतलब जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, और इसके बीच में प्रॉफिट्स भी जनरेट होते हैं, सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है। तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमीज में जो कोई भी प्रॉब्लम है वो कली इस टाइप से नहीं होती है कि आपकी सिर्फ जो प्रॉफिट ही जनरेट हो या सोशल वेलफेयर ही हो, दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे इंडिया में रेलवे जो है वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है। अभी भी पूरा 100% तो प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, बट फिर भी गवर्नमेंट का काफी अभी हैंड है। तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो कोशिश उस गवर्नमेंट की यही होती है कि गवर्नमेंट हर टाइप के इंडिविजुअल को, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, व्हेन ही वांट्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय ट्रेन, जब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो वो अपनी जर्नी को अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट, वो उस टाइप से अपनी जर्नी कवर कर सकते हैं। स्लीपर क्लास है, जनरल क्लास है, AC 1 टायर है, AC 2 टायर है, AC 3 टायर है, मतलब डिफरेंट टाइप से आप जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है वैसे उस टाइप की फैसिलिटी आप ले सकते हो। इन द सेम वे रोडवेज में देख लो, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले कर रहा है अपना और गवर्नमेंट सेक्टर भी रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप रोडवेज में गवर्नमेंट बसेस को, ट्रांसपोर्ट को यूज करते हो तो वहां पे आपका फेयर थोड़ा कम होता है और जो प्राइवेट में फेयर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, सो मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों चीजों को साथ में लेके चलती है, वो वैसे करती है ताकि हर एक का भला हो, हर एक को सोशल वेलफेयर भी मिले, सोशल वेलफेयर अच्छा हो और सारे जो प्रॉफिट्स भी जनरेट किए जाए। सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इकोनॉमी आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को है वो अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जाता है। ठीक है बेटा।
अब बारी आती है, हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, उनकी सॉल्यूशंस डिस्कस कर ली। अब बारी आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, जिसको हम पीपीसी से कहा जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं, कैपिटल्स में लिखते हैं पीपीसी। ठीक है, तो अब ये देखो पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। हमने देखो बात की थी कि हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो एक पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक उस टाइप का कर्व है जिसके बीच में हमारे को डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, के पॉसिबिलिटीज मिलती हैं कि हम दो गुड्स को कैसे बना सके। जो हमारे पास दो गुड्स हैं वो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हम एज्यूम करते हैं सेम है, आगे हम इसके assumptions पढ़ेंगे। तो उसकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हमने वो जो दो गुड्स बनाने हैं वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस के बना सकते हैं। तो अगर आपको इसका मीनिंग आ जाता व्हाट इज पीपीसी, तो आप उसमें क्या लिखोगे, पीपीसी इज अ कर्व शोइंग ऑल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स with given resources and technique of production. It is also known as production possibility boundary, production possibility frontier, transformation line और transformation curve. So PPC के ये चार नाम हैं, और जिनको चार और नाम से, अगर ये पांचों में से कोई भी नाम आता है तो आपको पता ना चाहिए, वो आपसे पीपीसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है सिर्फ मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आगे जब हम पीपीसी पढ़ेंगे ना डिटेल में तो आपको ये समझ आ जाएगी कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स, पीपीसी हमेशा नीचे को चलती है, एंड इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये कनकेव होती है ओरिजिन को, राइट। तो ये जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ोगे आगे पीपीसी के बारे में तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। अब बारी आती है, मैंने आपको बोला था एजम्पशंस ऑफ पीपीसी हम डिस्कस करेंगे, तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें देखो हमने टू गुड्स की बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले एजम्पशन क्या है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर गिवन इन एन इकोनॉमी। जितने भी रिसोर्सेज हैं जो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे आपको इकोनॉमी में दिए हुए हैं। और सेकेंड एजम्पशन क्या है, जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, दीज आर फुली एम्प्लॉयड, कोई इसमें से अंडर एम्प्लॉयड नहीं है। मींस जहाँ जितने दिए गए हैं वो पूरे के पूरे फुली एम्प्लॉयड हो रहे हैं। एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपको दी हुई है और वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक दी गई है तो वही फॉलो होगी, अगर आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दी गई है तो वही फॉलो होगी, वो चेंज नहीं होगी, राइट। एंड रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, कोई resources are fully employed or efficiently employed, it is one and the same thing. Then comes, ये सबसे important है, only two goods can be produced। जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है और आपको दिए हुए हैं, आपको टेक्निक दी हुई है, उनसे सिर्फ दो ही गुड्स जिनकी बात की गई है वो ही गुड्स बनेंगे। ठीक है, ये एजम्पशंस हैं पीपीसी की। तो चलो अब आगे देखते हैं इसको कैसे समझेंगे। अब ये देखो मैंने पीपीसी कर्व आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के दिखाया हुआ है पीपीसी का। तो ये जो डायग्राम है बेटा, ये देखो आपने पेपर में भी आ जाता है और आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये मैंने गलती से एक्सेस उल्टी लिखी गई है, ये आपकी वाई एक्सेस यहाँ पे आई है, ये यहाँ पे एक्स एक्सेस आ रही है और वहाँ पे वाई एक्सेस आ रही है। प्लीज इस मिस्टेक को आप रेक्टिफाई कर लेना, ये ठीक कर लेना, ठीक है। एंड देन कम्स के हमारी जो ये है, अब आपको मैं आके बता रही हूँ, ये यहाँ पे एक्स एक्सेस पे कॉटन आएगी और वाई एक्सेस पे हमारी जो क्या आएगा, वाइन आएगी। टू गुड्स बन रही है, कॉटन एंड वाइन। तो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाए गए हैं कि अगर वाइन आपकी W1 क्वांटिटी ऑफ वाइन बनाई जाएगी तो आपकी C1 क्वांटिटी ऑफ कॉटन बनाई जाएगी, जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा C। ठीक है, अगर W2 क्वांटिटी ऑफ वाइन बनाओगे तो आपकी C2 क्वांटिटी ऑफ आपकी ये कॉटन बनेगी, इसका कॉम्बिनेशन आएगा B। अगर आप W3 क्वांटिटी ऑफ वाइन बनाओगे तो आपकी C3 क्वांटिटी ऑफ कॉटन बनेगी, जिसका कॉम्बिनेशन आएगा A।
तो ये जो ए बी सी आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो आप रिसोर्स गिवन रिसोर्सेज के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ आप बना सकते हो। और ये एज्यूम किया गया कि ये जो रिसोर्सेज हैं आपके फुली एम्प्लॉयड है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी आपकी चेंज नहीं होगी। तो इन चीज़ों के हिसाब से आपका जो आपकी वो बनेगी, कर्व बनेगी, वो आपकी इस टाइप से बनेगी, विच इज कनकेव टू ओरिजिन, राइट। ए बी और सी के थ्रू पॉइंट से उनसे निकल रही है, वो बनेगी हमारी ये जो हमारा कर्व जो रेड लाइन से आपको शो हो रहा है, दिस इज अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या आप इसके और नाम मैंने आपको जो बताए थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। ये तो होगी हमारी पीपीसी की बात। अब बारी आती है जहाँ पे आप बोलोगे मैम 2 पॉइंट्स और बने हुए, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई, ये क्या डिनोट कर रहे हैं। अब ये देखो, आपको क्वेश्चन में कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है या आपको केस स्टडीज में आ जाते हैं, तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपको ये पीपीसी के अंदर जो आपको पॉइंट नजर आएगा, कोई भी पॉइंट आएगा, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब अंदर कहीं पे भी हो सकता है, वो पॉइंट जो होगा वो आपका अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है, आप अटेन कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। पर अगर इस लाइन के अंदर है, अचीवेबल अटेनेबल है, और इस लाइन के ऊपर है तब भी वो अटेनेबल है, और अगर उस लाइन के बाहर है तो वो अटेनेबल नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन है, जो पॉइंट वाई आ रहा है, वो आपका अनअटेनेबल है। ये आपको पेपर में क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो अटेनेबल पॉइंट बताओ और अनअटेनेबल पॉइंट बताओ पीपीसी कर्व के ऊपर। तो अगर ये बाउंड्री के ऊपर या बाउंड्री कर्व के अंदर है तो वो अटेनेबल है। अब सेकेंड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अब ये देखो, जो तो आपके कर्व के ऊपर आएंगे, पीपीसी लाइन के ऊपर कर्व के ऊपर आएंगे, वो सारे आपको अटेनेबल है एंड द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। अब जो अंदर है ये अटेनेबल है, ऐसा नहीं है अटेनेबल है, बट द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे जब पॉइंट आ रहा है तो मीन्स चीजें तो दोनों बन रही है, वाइन भी बन रही है और आपकी कॉटन भी बन रही है, पर वाइन और कॉटन ज्यादा बन सकती है, क्वांटिटी उनकी ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, पर हमने कम की है। अटेनेबल है पर फैक्टर्स फुली यूटिलाइज्ड नहीं है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपको पेपर में आ जाता है कई बार, ठीक है बेटा। अब आगे बारी आती है हमारी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एमआरटी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। अब ये देखो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले अभी मैंने आपको बताया पीपीसी में हमने बात की थी कि हम 2 गुड्स को बनाएंगे और वो हमारे को रिसोर्सेज सारे दिए हुए एंड वी एज्यूम कि ऑल आर फुली यूटिलाइज, प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली यूटिलाइज, सारे रिसोर्सेज हमारे ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या कहता है, उसमें तो हमारे को 2 गुड्स बताए गए हैं, अगर आप ए गुड के इतने प्रोडक्ट्स बना लो, यूनिट्स बना लो, और बी गुड के उतने यूनिट्स बना लो, जैसे वाइनर कॉटन की हमने बात की थी। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमें एक गुड की, मान लो हमें वाइन की इतनी जरूरत नहीं है और हमें कॉटन की जरूरत ज्यादा है, वी वांट टू प्रोड्यूस मोर गुड यूनिट्स ऑफ कॉटन एंड लेस यूनिट्स ऑफ वाइन। तो इस केस में क्या होगा, अब अगर अब हम जो है हमारे पास रिसोर्सेज जो है उनसे हम कॉटन और वाइन ही बना सकते हैं ना, तो अगर हम उन रिसोर्सेज को, जो है उन्होंने बोला है, अगर हम कॉटन और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें मीन्स वाइन के यूनिट्स थोड़े से क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। मीन्स जो यूनिट्स, जो रिसोर्सेज से हम वाइन बना रहे थे, उन रिसोर्सेज से अब हम कॉटन बनाएंगे। सो MRT इज द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन कॉमोडिटी इनटू अनदर कॉमोडिटी इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। मीन्स वाइन को सेक्रीफाइस करके हम कॉटन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में MRT क्या आएगी, सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ गुड्स, मीन्स सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ वाइन divided by more units of other goods produced means more units of cotton। ऊपर आपके वाइन के जितने आपने सेक्रीफाइस किए डिवाइड करोगे आप, आपने कॉटन के जितने ज्यादा बनाए हैं। दिस इज योर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और MRT।
समटाइम्स एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बेटा। अब बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी हमने डिस्कस की है, होती क्या है। अब उसकी बारी आती है हमारी शिफ्ट की। शिफ्ट ऑफ पीपीसी डिस्कस करेंगे। तो शिफ्ट इन पीपीसी, अगर पीपीसी शिफ्ट होती है हमारी तो वो उसके बेसिकली क्यों शिफ्ट होती है। अगर आपके रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं, या आपने रिसोर्सेज चेंज कैसे हो सकते हैं, या रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड और रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड, है ना। या तो रिसोर्सेज हमारे आप बढ़ा दोगे या रिसोर्सेज आप कम कर दोगे, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगी। अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन होगी तो रिसोर्सेज आपकी चेंज होंगे और आपकी पीपीसी में शिफ्ट होगी। अब वो कैसे शिफ्ट होती है वो देखते हैं। ये देखो, जैसे नॉर्मल पीपीसी कर्व हमारा ये है। पीपीसी 1 जो है हमारा, ये पहले पीपीसी कर्व हमारा बना है। कॉमोडिटी ए भी दी हुई है, कॉमोडिटी बी भी दी हुई है। बी एक्स एक्सिस पे है और ए वाई एक्सिस पे है। अब देखो, अगर हमारे रिसोर्सेज जो है हमने इंक्रीज कर दिए, हमने बढ़ा दिए, रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, दोनों कॉमोडिटीज के लिए बढ़ा दिए, तो दोनों कॉमोडिटीज की क्या होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जितने यूनिट्स पहले ए कॉमोडिटी के बन रहे थे, अब उससे ज्यादा ए के बनेंगे, और उससे बी के जितने बन रहे थे उससे ज्यादा बी के बनेंगे। तो दोनों कॉमोडिटीज के प्रोडक्शन ज्यादा होने लगी। उस केस में हमारा क्या होगा, जो पीपीसी कर्व है वो, फिर ये देखो, ये अब पहले इतने गुड्स बनते थे, यहाँ पीपीसी कर्व थी, कॉम्बिनेशन इसके ऊपर लाई करते थे, अब बढ़ गए दोनों के, तो कॉम्बिनेशन इस पीपीसी 2 के ऊपर लाई करेंगे। तो अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो उस केस में हमारी पीपीसी शिफ्ट्स आउटवर्ड्स, आउटवर्ड शिफ्ट करती है, या हम बोलते हैं पीपीसी शिफ्ट्स टू द राइट, वो राइट में होगी, राइट में शिफ्ट होगी। तो पीपीसी 1 से, ये पीपीसी 1 थी पहले, फिर पीपीसी 2 पे पर चली जाएगी अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं। ठीक है बेटा। अब बारी आती है आगे हमारे यहाँ, ये देखो, अगर हमारी जो पीपीसी है वो हमारी इनवर्ड्स को शिफ्ट होती है। इनवर्ड्स मीन्स अगर हमारे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। पहला केस, अब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, अब ये केस है जो हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो पहले पीपीसी 1 ये थी हमारी, अब दोनों कॉमोडिटीज के हमारे जो है वो रिसोर्सेज कम हो गए, तो दोनों की प्रोडक्शन हमारी कम होगी। कॉमोडिटी ए के भी कम यूनिट्स बनेंगे और कॉमोडिटी बी के भी कम यूनिट्स बनेंगे। दोनों के यूनिट्स कम बनेगी तो पीपीसी 1 से वो शिफ्ट कहाँ कर जाएगी, इनवर्ड्स पीपीसी 2 पे। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारी शिफ्ट करेगी पीपीसी, ये शिफ्ट टू द लेफ्ट, पहले शिफ्ट टू द राइट थी। अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो शिफ्ट टू द राइट हो जाती है, आउटवर्ड शिफ्ट होती है। अगर आपके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो इट शिफ्ट टू द लेफ्ट, पीपीसी शिफ्ट्स इनवर्ड्स इन केस द रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड, अगर आप हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाते हैं। तो ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कब पीपीसी की शिफ्ट आउटवर्ड होती है, कब इनवर्ड होती है, तो आपको पता होना चाहिए आउटवर्ड कब होगी, बाहर को कब जाएगी, जब उसके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे दोनों गुड्स के, और वो इनवर्ड कब होगी, जब दोनों के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी हमने डिस्कस की, उसकी शिफ्ट डिस्कस की। अब हम बात करेंगे रोटेशन की। तो शिफ्ट इन पीपीसी कर्व जो हमने की थी वो वाज ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज। अगर हमारे रिसोर्सेज चेंज होते थे गुड्स के लिए, या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमारी पीपीसी में शिफ्ट आती थी इनवर्ड या आउटवर्ड, आप जब भी कहते थे लेफ्ट या राइट को। ठीक है, तो अब बारी आती है रोटेशन की। रोटेशन जो है हमारी, वो किस कारण चेंज होती है, रोटेशन ऑफ इन पीपीसी आती है हमारी चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण। अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमारी रोटेशन होगी। रोटेशन में हमारी 3 केसेस हैं। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड ए, क्योंकि हम 2 गुड्स की बात करते हैं। अब एक ही गुड, एक ही कमोडिटी में प्रोडक्शन में चेंज होगी टेक्नोलॉजी, तब उसमें चेंज आएगा, रोटेशन होगी पीपीसी में। बी में चेंज, गुड में अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तब होगी, या ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों में होगी, ए और बी दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो अब हम इन तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट केस कम्स व्हेन
देयर इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड ए। अगर हमारी एक गुड ए है उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो क्या होता है? ये देखो, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे हमारे कॉमोडिटी ए है और वाई एक्सिस पे हमारी कॉमोडिटी बी है। अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट जो चेंज हो रही है वो किस में चेंज हो रही है? वो गुड ए में। मीन्स जो ये गुड है, पहले हमारी पीपीसी कर्व ये थी, ये देखो, ये सारी डिफरेंट हमारी पॉसिबिलिटीज थी, दोनों गुड्स की ऑप्शंस थी कि ए गुड इतना बन सकता है और बी कम्युनिटी इतनी बन सकती है। पर अगर हमारी बी ए की, अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट ही होगी ना। अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो आपकी जो है ए की कम्युनिटी कि ए की आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, बी की नहीं हुई, उस केस में क्या होगा? आपकी ए की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, बी की उतनी ही रहेगी। मींस बी तो इतनी ही रहेगी ना, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यही रहेगा। और ए के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, ए की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बढ़ेगी, बी की हमारी कम बढ़ेगी बी की, पर हमारी कम बढ़ेगी, ए की हमारा ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ए की हमारी जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के कारण हमारे रिसोर्सेज भी कम यूज होंगे और हमारी ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन भी होगी। तो इस केस में क्या होगा? जो पीपीसी है, पीपीसी कर्व जो हमारा शुरू होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, वो कम्युनिटी बी का वही होगा, वहीं से स्टार्ट होगा और बाकी वो आपकी राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, कम्युनिटी ए के कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे। तो इस केस में ये आपकी पीपीसी ऐसी बनेगी, पीपीसी 1 ये रही और पीपीसी 2 ये रही, जो आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज होने के बाद में गुड ए की में ये बनी। तो ये जो आपका ये चेंज हुआ है, ये डिफरेंस हुआ है, ये आपका दिस इज द पीपीसी रोटेशन टू द राइट। ठीक है, नाउ कम्स इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड बी। अगर गुड बी की होती है तो आपकी ए तो वहीं रहेगी ना, ए में चेंज नहीं हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, और बी की ऑप्शंस चेंज होंगी। जैसे आपने देखा था, पहले ए यहाँ था तो ऐसे गई, बी वहां था, ए नीचे है तो ऐसे गई, जब ए में चेंज हुई। अब जब बी में चेंज होगी तो ए का यही रहेगा और ये आपका ऐसे जाएगा, बी राइट को शिफ्ट होगा, पीपीसी इन विद रिस्पेक्ट टू वन कॉमोडिटी। ये आपकी जब आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है बी के केस में। ठीक है, अब हमने बेटा एक ऑप्शन और पढ़ी थी, वो थी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स ए एंड बी। दो गुड्स की बात करते हैं, अगर दोनों में ही इम्प्रूवमेंट होगी तो देखो दोनों की ही प्रोडक्शन राइज होगी, दोनों की प्रोडक्शन राइज होगी तो ये बेसिकली आपकी रोटेशन नहीं होगी, इसमें इसमें शिफ्ट होगा, पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा, क्योंकि दोनों की यूनिट्स के कॉम्बिनेशन सब ज्यादा अच्छे बनेंगे। पहले पीपीसी 1 थी और अब पीपीसी 2 आ जाएगी, ये रोटेशन ये शिफ्ट हो जाएगी जब आपकी दोनों कम्युनिटीज की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन हो जाने लग जाएगी दोनों गुड्स के लिए, तब आपकी ये पीपीसी शिफ्ट हो जाएगी राइट को। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो गई दोनों में, तब रोटेशन नहीं होगी। ओके बेटा, अब बारी आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो ये देखो, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये क्या होती है? ये बेसिकली आपको मैं पहले सिंपली समझा देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट इट रेफर्स टू अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज के। मीन्स आपकी नेक्स्ट बेस्ट यूज के लिए, अगर आप वो उस चीज के लिए नहीं यूज करो, किसी उसके अलावा कोई और अच्छी चीज के लिए, उसकी जगह जो कोई और जो अच्छी ऑप्शन है वहां पे यूज करोगे तो उसको आप बोलोगे। इसकी जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। अब ए पर्सन है, वो अगर जॉब 1 करता है तो उसको 6000 सैलरी मिलती है पर मंथ, और अगर वो जॉब बी करता है या जॉब 2 करता है, वहां पे उनको ऑप्शन सैलरी मिलती है 5800 पर मंथ। अब देखो, पहले केस में 6000 है, दूसरे केस में 5800 है। अब ये क्या है? अब ये 2 ऑप्शंस है। एज अ लेमैन इंसान क्या करेगा? ये क्या करेगा? वो आपकी ऑप्शन जो है 1 को पसंद करेगा, क्योंकि वहां पे उनको सैलरी ज्यादा मिल रही है, 6000 मिल रही है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गेटिंग जॉब
वन इज ₹5800। उन्होंने 5800 की सैलरी को छोड़ के फिर उन्होंने 6000 को एक्सेप्ट किया। सो इट इज अ जो आपकी फैक्ट ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो उन्होंने छोड़ी है, उसकी जगह उन्होंने ली है। ठीक है, अब बारी आती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऐसे ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, वो बेसिकली मार्जिनल मीन्स वन मोर। मार्जिनल का मतलब बता रही हूँ मैं, नॉर्मल आपको आगे भी इस +1 के इकोनॉमिक्स में यूज होना है। मार्जिनल मीन्स वन मोर, मीन्स आपने एक और यूनिट एक कमोडिटी का बनाने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ अमाउंट सेक्रीफाइस ऑफ अनदर गुड फॉर पर यूनिट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इन क्वेश्चन। अब देखो दो गुड्स है ए और बी, आपने अगर ए का एक यूनिट और प्रोड्यूस करना है, मान लो पहले 10 करते थे अब आपने 11 करनी है, तो उस केस में आपको कुछ फॉरगो करना पड़ेगा। 2 गुड्स ही बन रहे हैं, एक यूनिट आप बढ़ा रहे हो अगर ए कॉमोडिटी का, तो बी कॉमोडिटी का कुछ आप सेक्रीफाइस करोगे तभी ए का बनाओगे ना। तो वो कहता है जो उसने अमाउंट सेक्रीफाइस किया है दैट इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वेयर डेल्टा वाई डिनोट्स लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वाई। यहाँ पे जैसे मैंने कॉमोडिटी बी का बोला जितने आप फॉरगो करोगे, अपॉन गेन ऑफ आउटपुट ऑफ एक्स। यहाँ पे आएगा आपका जो आपने कॉमोडिटी ए के आपने एक्स्ट्रा गुड्स बनाए। ठीक है, तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, जो कभी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.